हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आपके सामने मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, इंटरिम बजट, जो आपका कल ही प्रेजेंट किया गया था। इंटरिम बजट के बारे में आज आपको मैं जो मेन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं कवर कराने जा रही हूँ। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मुझे ये पढ़ाना है कि इसमें हमारी जो इंटरिम बजट, और ये भी बताना है। सबसे पहली बात तो आती है, देखो एक इंटरिम बजट होता है, एक हमारा फुल कवर जो फुल बजट होता है वो होता है। तो इंटरिम बजट क्या होता है और फुल बजट जो हमारा पास होता है वो क्या होता है, वो मैं आप सबको एक एक वो सारी चीज़ें एक एक करके बताने वाली हूँ। इंटरिम बजट में और उसमें क्या डिफरेंस होता है वो भी बताने वाली हूँ। तो आज हमारा इंटरिम बजट के बारे में लेक्चर है, इसको पढ़ेंगे इंटरिम बजट को। पहले इंटरिम बजट से पहले मैं बजट के बारे में जो मेन पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो वो पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसमें से पेपर में से क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो हमें देखना होगा। ठीक है, तो अभी मैं इंटरिम बजट में मेन क्या चीज़ें आई हैं, ठीक है, वो बताने वाली हूँ। और क्या डिफरेंस होता है बिटवीन आपका जो इंटरिम बजट होता है और जो आपका मेन बजट होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है वो भी पढ़ाने वाली हूँ। पहले मैं इसके आपको वो पॉइंट्स बता दूँ जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं। ओके, इंटरिम बजट के बारे में बात करेंगे। इंटरिम बजट तो ये हेडिंग हम बात करेंगे बजट की। एक तरीके से बजट अगर हम बात करें, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है कौन, निर्मला सीतारमन जी हैं। इन्होंने जो दिया है कल वो 52 मिनट का, ठीक है, कितने का, 52 मिनट का सबसे छोटा भाषण दिया इंटरिम बजट को प्रेजेंट करने में। लेकिन इनके नाम पर एक रिकॉर्ड और है कि सबसे ज़्यादा अगर लंबे टाइम तक किसी ने बजट को पढ़ा है, बजट को, इंटरिम बजट इनका सबसे छोटा है, लेकिन अगर सबसे बड़ा बजट किसी ने पढ़ा है सबसे ज़्यादा मतलब टाइम तक, तो ड्यूरेशन में अगर हम बात करें तो वो हमारा है, ड्यूरेशन बोल रही हूँ मैं, एक वर्ड याद रखना, ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड में, तो 2 hours 42 minutes जो दिया है वो निर्मला सीतारमन जी ने दिया है। लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है कि वर्ड्स में जब सबसे ज्यादा किसने दिया है, तो वो हमारे जो पीएम भी रहे हैं और जी फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने दिया था। ठीक है, वर्ड्स में अगर हम बात करें, टेन्योर में, टाइम लिमिट में बात करें तो निर्मला सीतारमन जी ने दिया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हमारा इन्होंने अब तक कितनी बार प्रेजेंट कर दिया है। इन्होंने अब तक 6 टाइम प्रेजेंट कर दिया है। 6 टाइम में भी क्या, 5 टाइम इन्होंने फुल बजट प्रेजेंट किया है अब तक, और एक टाइम फर्स्ट टाइम इन्होंने किया है इंटरिम बजट। 5 टाइम फुल मतलब 5 टाइम तो इन्होंने क्या किया, फुल टाइम बजट प्रेजेंट किया है, और एक बार इन्होंने इंटरिम बजट पास किया है। ठीक है, प्रेजेंट किया है 1 टाइम ओनली। अब हम बात करेंगे तो जब इन्होंने 6 टाइम किया तो सबसे ज्यादा एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा किसने किया है, तो हमारा सबसे ज्यादा सर्वाधिक बार करने वाले कौन है, वो है आपके मोरारजी देसाई। ओके, मोरारजी देसाई हैं। और बात करेंगे हम यहाँ पर, एक और क्वेश्चन बनता है कि आखिरकार सबसे पहले बजट वर्ड जो किसी ने प्रेजेंट किया था, जनक जिनको बोलते हैं, वो कौन है, तो वो है आपके जेम्स विल्सन। ठीक है, जेम्स विल्सन को जनक कहा जाता है। ये आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक और बात आती है हमारी, 2 तरीके की बात आती है। जब हम आजाद हुए थे 1947 में, उस टाइम फर्स्ट टाइम किसने पेश किया था, एक तो ये बात। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हो गया था उस टाइम किसने प्रेजेंट किया था, ये दोनों बात आपको पता होनी चाहिए एग्जाम पर्पज से। 1947 में आर.के. शनमुखम शेट्टी ने किया था, और मेथाई ने किया था, जॉन मेथाई ने 1950। पूछ लिया जाता है रिपब्लिक के टाइम पर, रिपब्लिक का फर्स्ट अगर हम बात करते हैं, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो फर्स्ट टाइम किसने किया था, तो वो जॉन मेथाई ने किया था। लेकिन अगर हम बात करें 1947 में इंडिपेंडेंट इंडिया का आर.के. शनमुखम शेट्टी ने किया था, ये आपको याद रखना है। एक और बात बन जाती है, ये तो यहाँ तक मेन पॉइंट पढ़ लिया हमने। एक और होता है कि महिलाओं के बारे में बात करें तो पहली महिला कौन सी है जिन्होंने प्रेजेंट किया था, तो वो इंदिरा गांधी जी थी जो उन्होंने किया था। लेकिन अगर फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर अगर कोई थी जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया था, तो वो हमारी निर्मला सीतारमन जी ही है। लेकिन अगर सिंपल पूछा जाए क्वेश्चन कि फर्स्ट टाइम कौन सी महिला ने किस महिला ने किया था प्रेजेंट, कौन थी वो, तो वो हमारी इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने प्रेजेंट किया था। ठीक है, फुल टाइम का पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे, निर्मला सीतारमन जी। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाई है अभी सिर्फ वो छोटी छोटी बातें जो बजट के बारे में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं, बजट हमारा जो शब्द है ये एक तरीके से हमारे संविधान में कहाँ डिफाइन है, तो आप मुझे इसके बारे में आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बट मैं भी उसको बता दूंगी। लेकिन आप भी लिख सकते हैं, वीडियो को यहीं पर रोक के पहले आप आंसर लिखेंगे कि बजट कहाँ पे डिफाइन है, उसके बाद आप देखेंगे जो मैं अभी बताने वाली हूँ कि आपका आंसर सही है या गलत है। देखेंगे नेक्स्ट आपका, शुरुआत करते हैं हम बजट से, इंटरिम बजट। ओके, इंटरिम बजट और बजट में मैं अब डिफरेंस बढ़ाने वाली हूँ। पहले बताती हूँ आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरिम बजट एंड फुल बजट, जो हमारा होता है वो क्या होता है। ओके,
तो क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये आप सबको लग रहा है कि बजट पेश हुआ है, ये बजट पेश नहीं हुआ है, बजट नहीं, ये इंटरिम बजट पेश हुआ है, ठीक है। तो इनमें आखिर डिफरेंस क्या होता है वो बताने वाली हूँ। मैं आपको जनरली बता दूं इंटरिम बजट क्या होता है। मैं इसको पढ़ाने से पहले एक आसान भाषा में आपको समझा देती हूँ। इंटरिम बजट में सरकार अपनी उपलब्धियों के बारे में बताती है, इतना आसान भाषा में बता रही हूँ। इंटरिम बजट होता है, अब चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, तो सरकार बताएगी ना कि हाँ हाँ हमने इतने टाइम में ये सब काम किया था, वह इंटरिम बजट होता है। और एक तरीके से जो फाइनल जो आपका बजट होता है उसमें क्या होता है, उसमें सरकार क्या काम करेगी 5 साल, कहाँ कहाँ पैसे खर्च करेगी, उसके बारे में बताया जाता है। यानी इंटरिम जो करा किया है वो बताया जाता है इंटरिम में कि अब तक ये किया है। और थोड़े से लोभ लुभावने एक तरीके से वोटर्स को स्कीम्स भी दी जाती है, जिससे कि सरकार अगर आएगी इनकी तो ये ऐसे काम करेंगे इसलिए इनको यहाँ पर हम वोट देंगे। तो सरकार इसमें थोड़ा सा लुभावने वाले काम भी, स्कीम भी डालती है, जिससे कि वोटर्स उनके पक्ष में आए और सरकार हमारी आए। तो उसमें कुछ ये चीजें भी होती हैं, जबकि हमारे इसमें मना किया गया है। अभी मैं बताऊंगी कि इलेक्शन कमीशन ने मना किया कि आप ऐसी कोई, इसमें कोई, सबसे पहली बात इसमें कोई नई स्कीम नहीं आती है, नई स्कीम नहीं आती है। हाँ, जो स्कीम्स चली आ रही हैं उनको बेटर किया जा सकता है, बट कोई नई स्कीम इसमें नहीं आती है। जो दिया हुआ है उसी के एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में बताऊंगी। एक एक पॉइंट करके आगे पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंतरिम बजट कैसी योजना है, ये पक्का ये नहीं होता कि हर बार प्रस्तुति हो ऐसा नहीं होता है। फाइनेंस जो दूसरा भी वो होता है बजट आपका फुल टाइम बजट, वो प्रेजेंट करना बहुत मैंडेटरी होता है। ये आपका वो नाम मतलब उनकी मर्जी पर वो करे या ना करे, वो ये नहीं कि हाँ करना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी नहीं होता, ये मैंडेटरी नहीं होता। लेकिन बजट जो होता है हमारा मेन, वो बजट मैंडेटरी होता है, वो करना ही पड़ता है। अभी आगे भी पढ़ाऊंगी इस बात को। तो अंतरिम बजट एक अस्थायी है, कैसी योजना है, टेम्परेरी प्लानिंग है, टेम्परेरी योजना है जो सरकार द्वारा आम चुनाव से पहले अपने कौन से साल में, अंतिम वर्ष में चुनाव होने वाले हैं 24 में, तो अब 2024 में चुनाव होने वाले हैं, तो अंतिम साल है इसका, अंतिम ईयर है सरकार का। तो इसमें क्या किया जा रहा है, इस टेन्योर का, ठीक है, आगे आएगी वो देखा जाएगा, लेकिन इस टेन्योर का इनका अंतिम ईयर है, तो अंतिम वर्ष में प्रस्तुत की जाती है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। 116 के अनुसार जो हमारा आर्टिकल है उसमें क्या बात की गई है, यह सरकार को भारत की संचित निधि, कहां से, संचित निधि बोले तो कंसोलिडेटेड फंड। आप मुझे कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटीजेंसी फंड के आर्टिकल भी बताएंगे। बजट बेशक चल रहा हो लेकिन जो प्रोविजन संविधान के हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो आप आर्टिकल बताएंगे, कंसोलिडेटेड फंड कौन से आर्टिकल में है और कंटीजेंसी फंड कौन से आर्टिकल में, आपको पता होना चाहिए। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ फंड्स, इन फंड्स में क्या डिफरेंस होता है वो भी पता होना चाहिए। कंसोलिडेट में क्या होता है और कंटीजेंसी किस लिए बनाया जाता है। तो धन आवंटित करने के लिए संसदीय स्वीकृति लेने की अनुमति देता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, ये तो यहाँ पर अनुमति दे दी गई है इसके 116 के अनुसार। इसका उद्देश्य तब तक के लिए होता है जो वित्तीय निरंतरता सुनिश्चित के बाद करना है, जब तक कि नई सरकार चुनाव पूर्ण करके केंद्रीय बजट ना पेश कर दे, ठीक है। ये क्या होता है, अब ये कब तक के लिए दिया गया, अब ये जितना अब से लेकर के नई सरकार बनेगी और अपना वो आगे की प्लानिंग प्रेजेंट करेगी। देखो तब तक भी तो सरकार, जब तक नई सरकार आएगी, सरकार एकदम से तो नहीं बना देगी, उसके आने के बाद जो एक पूरा प्लानिंग होगी, तब तक हमारे देश की व्यवस्था खर्चे कैसे चलेंगे, वो इस इंटरिम बजट से ही चलते हैं। इस इंटरिम बजट में ही सारी चीजें मेंशन की जाती हैं कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ किस तरीके से खर्चे हमारे चलेंगे। नई सरकार चुनाव पूर्ण केंद्रीय बजट ना पेश कर दे तब तक ये हमारा इंटरिम बजट से ही हमारे रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं खर्चों के, वो इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। अंतरिम बजट सरकार के कार्यकाल के कब किया जाता है, मैंने भी बताया ऊपर, अंतिम वर्ष में किया जाता है। यह चुनाव के बाद नई सरकार के कार्यभार संभालने तक राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से पूर्ण करता है। सरकार आई, अब तक तो देखो ये अंतिम सरकार, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है देश को संभालने की, लेकिन अब से लेकर के यहाँ जब तक सरकार नहीं आ जाती तब तक भी इन्हीं की जिम्मेदारी है कि इस प्रकार से आपको व्यवस्था चलानी है। जब दूसरी सरकार आ जाएगी या आप खुद सरकार में आएंगे तब आप आगे के हिसाब से चला सकते हैं अपने सरकार को, अपनी परियोजना को, जो भी रहता है यहाँ पर। तो नई सरकार के आने से पहले जो भी कार्यभार होते हैं उनको संभालने के लिए किया जाता है। अब हम बात एक और पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको इंटरिम बजट समझा दिया है, इंटरिम और फुल बजट में क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। अब एक चीज भी तो आपके दिमाग में आएगी ना, आखिरकार इंटरिम बजट में हम क्या कर सकते हैं और क्या चीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। एक तो चीज मैं पहले ही बता दिया था कि कोई नई स्कीम, कोई मेन लोक लुभावना जो जिससे कि वोटर्स को अपनी तरफ किया जाए, वो ऐसी स्कीम यहाँ पर मेंशन नहीं की जाती है इंटरिम बजट में। तो क्या होता है पहले वो बताती हूँ। What गवर्नमेंट कैन डू इन इंटरिम बजट, की क्या कर सकती है गवर्नमेंट इंटरिम बजट में।
द लाइकली फोकस ऑन द इंक्यूमेंट गवर्नमेंट इन द इंटरिम बजट कैन बी आउटलाइन द इकोनॉमिक विजन। ये एक आउटलाइन, एक रूपरेखा, आउटलाइन बोले तो एक रूपरेखा तैयार की जाती है, ठीक है, रूपरेखा तैयार की जाती है आपकी किस चीज के लिए, इकोनॉमिक विजन्स फॉर द नेक्स्ट 5 years शुड इट रिटर्न्स टू पावर। ये कैसी रूपरेखा है, ये इसीलिए लाई जाती है जिससे ये बताया जाए कि अब हमारा समय खत्म हो रहा है, लेकिन आगे के जो 5 साल आने वाले हम तुम्हारे लिए ये काम करेंगे। करें या ना करें सरकार, वो अलग बात होती है, लेकिन हाँ एक रूपरेखा तैयार कर देते हैं कि जिससे कि हाँ लोगों को लगे कि अगर सरकार यही आ गई हमारे उसमें तो क्या होगा, आगे आगे ये सारे काम जो बताए हैं सरकार जो बताती है चुनाव से पहले, होना ना होना बात की बात होती है कि ये काम किए जाएंगे। एक तरीके से ये क्या करते हैं यहाँ पर अपनी रूपरेखा तैयार करते हैं कि हमें लाओ पावर में, हम आएंगे तो फिर यही काम करेंगे, हम ये सारे काम यहाँ पर करेंगे। ये इंटरिम बजट में प्रेजेंट किया जाता है, एक तरीके से ये यहाँ पर होता है। बट ऐसा इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसको पता है कि सरकार आएगी तो सरकार मतलब सरकार अपने इसमें इंटरिम बजट में ये चीज प्रेजेंट करती है, फिर भी सरकार को मना मतलब इलेक्शन कमीशन मना करता है, लेकिन सरकार फिर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो काम करती है, बट हाँ ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं कर सकती। देखो व्हाट कैन नॉट डू, क्या नहीं कर सकती उसको देखेंगे। इट डज नॉट मेक एनी मेजर पॉलिसी, अभी मैंने आपको बताया था ऐसी कोई मेजर पॉलिसी छोटी मोटी बना सकती है जिससे कि ज़्यादा फर्क ना पड़े उसके वोटर्स पर। मेजर पॉलिसी नहीं बना सकती कि बिल्कुल हम ऐसा कर देंगे, जब आएंगे सब कुछ फ्री कर देंगे, कुछ किसी चीज़ का पैसा नहीं लिया जाएगा या इस डिपार्टमेंट में सब कुछ ऐसा होगा। ऐसी मेजर अनाउंसमेंट नहीं कर सकते पॉलिसी का जिसका इफेक्ट पड़ता हो वोटर्स पर। any major policy announcement during the interim budget which could financially burden, जिससे कि क्या हो आप ऐसा वो कर दे, सपोज करो आपको पता है कि आ गए तो ठीक है, नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं आए तो सरकार दूसरी झेलेगी उस बात को, तो आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जो आने वाली सरकार को प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो कहाँ से उस चीज़ का कहाँ से वादा पूरा करेगी। तो इसलिए क्या हो फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े उस पर। नेक्स्ट गवर्नमेंट दैट विल प्रेजेंट दी फुल यूनियन बजट, जब यूनियन बजट आएगा ना, यूनियन बजट में तो मेन चीज होती है कि 5 साल में आप लोगों के लिए ये सब चीजें कराई जाएंगी, तो आप ऐसे अपने इंटरिम बजट में नहीं दे देंगे कि आने वाली सरकार के सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। ओके, तो फुल बजट में उनको कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाली सरकार जब फाइनल बजट बनाएगी तो तब वो भी तो कुछ ना कुछ लोगों को देगी ना, वो क्या स्कीम लाएगी। जब आप पहले से इतना बड़ा स्कीम्स दे दोगे तो वो क्या करेगी फिर, एक तरीके से मैनेज करने के लिए यहाँ पर, जिससे कि कोई फाइनेंशियल बर्डन सरकार पर ना हो। और देखेंगे इलेक्शन कमीशन जो होता है हमारा, इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, द रूलिंग गवर्नमेंट कैन नॉट, रूलिंग गवर्नमेंट मतलब होता है जो अभी फिलहाल सरकार एट द टाइम होती है जब इंटरिम बजट पास होता है, कैन नॉट इंक्लूड एनी मेजर स्कीम इन द इंटरिम बजट एज इट कुड इन्फ्लुएंस दी वोटर्स। ये मैं सारी बात आपको अभी तक बताते ही आ रही थी, ऐसी कोई स्कीम मेंशन आप नहीं करेंगे जिससे कि वोटर्स पर उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़े और वोटर उससे इन्फ्लुएंस हो, ऐसा कोई नहीं करेगी। अगर ऐसा करती है तो वो हमारे इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट में नहीं आता है, वो बिल्कुल मना किया गया कि आप ऐसा काम नहीं करोगे। तो यहाँ तक मैंने आपको इंटरिम बजट क्या होता है, इंटरिम बजट के मतलब बजट से इंटरिम नहीं वो बजट के बारे में बताया था कि क्या किसने प्रेजेंट किया, कितना सर्वाधिक हुआ, मेन चीज़ें पढ़ाई। बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, जब मैं बजट आएगा बजट के लिए वीडियो बनाऊंगी तब उसमें मैं पूरी एक हिस्ट्री क्रिएट करूंगी कि हाँ पहले क्या हुआ था फिर उसके बाद क्या हुआ था, जिससे कि आपको पूरा बजट पे क्वेश्चन होगा। आज हम सिर्फ इंटरिम बजट पर ज़्यादा फोकस करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरिम में और मेन बजट में क्या डिफरेंस होता है। अब हम आगे देखेंगे एक बात, इन बजट के बारे में बात करते थे कि बजट आपका, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बजट कहाँ पे डिफाइन है, तो बजट कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। आर्टिकल 112 आता है जिसमें हम बात करते हैं कौन सा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से इसको जानते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर ये वाली बात आती है, तो ये पार्ट 5 है आपका, पार्ट ठीक है, पार्ट 5 चैप्टर 2 आर्टिकल 112 एवरी ईयर। ये लेकिन मैंने बोला था ना कि मैंडेटरी होता है, क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला कि एवरी ईयर आपको ये काम करना पड़ेगा, इंटरिम के लिए नहीं है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ये मैंडेटरी है कि एवरी ईयर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, शैल वर्ड है, शैल और मे की आप प्रिजम्पशन पढ़ते हैं ना एविडेंस में, शैल तो हो, शैल वर्ड है तो आपको वो काम करना ही पड़ेगा, मे है तो ये कि डिस्क्रिशनरी, ये करें या ना करें, शैल है तो आपको करना पड़ेगा। कोज टू बी लेड इन पार्लियामेंट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको बोला जाता है, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही हम बजट के नाम से जानते हैं। बजट एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होता है किस पर,
यूनियन गवर्नमेंट पर बजट एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन कैसे हो गया? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया ना, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन हो गया। इंटरिम बजट के बारे में बात करते हैं। अभी एक एक करके मैं प्रोविजन आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ। अब होता है आपका शुरू इंटरिम बजट। यहाँ तक मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल समझाई बातें, क्या होता है, क्या एग्जाम में होता है। अब मैं आपकी जो कल प्रेजेंट हुआ है उसमें मेन बात क्या है वो आपको बताने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, इंटरिम बजट। इंटरिम बजट में मैं सबसे आपको, जिससे कि आप लोगों का एक इंटरेस्ट बना रहे, सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रही हूँ जिसका आपको पता भी होना चाहिए और वैसे इंटरेस्टिंग भी, आप लोग जानने की एक क्यूरियोसिटी भी होती है कि सरकार ने इस स्कीम में कितना पैसा और बढ़ा दिया गया है और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो सबसे पहले मैं वहीं से स्टार्ट करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले कि जो हमारी, क्योंकि मैंने अभी एक बात बताई आपको कि आप नई स्कीम तो बना नहीं सकते, लेकिन सरकार ने सोचा कि नई स्कीम नहीं बना सकते, लेकिन जो हमने स्कीम बनाई हुई है उस स्कीम में क्या कर सकते हैं, ये भी तो एक लोगों को एक तरीके से वोटर्स को एक इन्फ्लुएंस करने का ही तरीका है। आप उस स्कीम में और पैसा डाल दें, जो आपने स्कीम चलाई हुई है उसमें जो मैंने बताई उसी से मैं लिंक करके यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ आपको। एलोकेशन इन मेजर स्कीम्स, जो स्कीम सरकार ने, देखो नहीं चला सकते नहीं, बट पुरानी में तो आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। वो इंप्रूवमेंट करना भी लोगों को इन्फ्लुएंस करता ही है एक तरीके से। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है आपकी, ठीक है, उसमें 60,000 से अब कितने करोड़, ये करोड़ में आएंगे, 60,000 करोड़ रुपए से कितना कर दिया है, 86,000 करोड़ पैसा इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में 7,200 करोड़ से लेकर के 7,500 करोड़ कर दिया गया है। ये अमाउंट इसकी बढ़ा दी गई है। आपको ये स्कीम में क्यों पढ़ा रही हूँ, आपको एक काम करना है, स्कीम में ये अमाउंट तो याद रखनी है। यहाँ से तो आपका क्वेश्चन, क्योंकि मेरा मेन पर्पस हमें इतना वो नहीं देखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें देखना है कि हमारे एग्जाम पर्पस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो इनकी अब जितनी योजनाएं ये बिल में आई है, इसमें बजट में आई है ना, आपको इनके बारे में शॉर्ट नोट तैयार करना है। क्यों? क्योंकि जब एग्जामिन में मतलब कुछ भी बात नहीं चलती है तो एग्जामिनर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर ये स्कीम है तो इसके बारे में आपको पूरी छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। आयुष्मान भारत के लिए इनका आपको ये काम मेरे कहने से करना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें पीटी और मेंस दोनों में क्वेश्चंस बन सकते हैं। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में 7,200 से मैंने बता दिया 7,500। एक है आपका प्रोडक्टिव लिंक इनिशिएटिव स्कीम, जो मेक इन इंडिया में की गई है। मेक इन इंडिया हमारा प्रोग्राम है, उसके थ्रू एक प्रोडक्टिव लिंक इनिशिएटिव स्कीम है जिसमें 4,645 करोड़ से 4,645 से कितने कर दिए गए हैं, 6,200 करोड़ कर दिया गया है। यहाँ पर एक आपका आता है मॉडिफाई प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर मॉडिफाइड प्रोग्राम है, उसमें भी पैसा बढ़ाया गया है। 3,000 से कितना कर दिया है, 3,000 से 7,000 करोड़ कर दिया गया है। सोलर पावर ग्रिड तो आपको पता ही है, हमारा मेन बेस है ये। तो सोलर पावर ग्रिड में क्या कर दिया गया है, सोलर पावर ग्रिड में 4,970 से कितना बढ़ा दिया गया है उसका अमाउंट, तो 8,500, 8,500 के करीब कर दिया गया है। करोड़ है ये सब इसमें। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए बहुत पैसा सरकार खर्च कर रही है, ग्रीन मिशन के लिए। उसमें क्या कर दिया गया है, 297 करोड़ से कितना कर दिया गया है अमाउंट। अब 297 से देखो कितना, एकदम 600 करोड़, ठीक है, 600 करोड़ यहाँ पर अमाउंट किया गया है। तो मैंने बोला कि जो मैंने ये स्कीम्स पढ़ाई हैं आप लोगों को, ठीक है, जो मैंने ये स्कीम पढ़ाई है, इस स्कीम में आपको क्या करना है, इस स्कीम के आपको शॉर्ट नोट तैयार करने। आपके एग्जाम में ये हर हाल में क्वेश्चंस बनेंगे, अभी कुछ आने वाले एग्जाम में। ये तो हो गया मेजर्स स्कीम्स। उसके बाद बात करेंगे एम्पावरिंग द यूथ, क्योंकि आप खुद मतलब कॉम्पिटिटर हैं, आपको भी लगेगा कि हमारे लिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या और नई चीज़ें लाई गई हैं, उसको मैं पढ़ाने वाली हूँ अब नेक्स्ट। इसमें कुछ चीज़ें आपकी आती हैं। एम्पावरिंग यूथ में अगर बात करते हैं तो 1.4 करोड़ यूथ ट्रेंड अंडर स्किल इंडियन मिशन। इन्होंने बोला कि हमने क्या किया है, 1.4 करोड़ यूथ को ट्रेंड किया है। स्किल इंडिया मिशन जो चलाया गया है कि डिफरेंट फील्ड में स्किल्ड करना लोगों तक, उसको कुशल मतलब बनाना, कौशल बनाना उस व्यक्ति का, ठीक है। तो स्किल इंडिया में उसको प्रोग्राम को कितने किए गए हैं, 1.4। आगे देखेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट, फास्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप इंस्पिरेशंस ऑफ यूथ। एक तरीके से क्या है यहाँ पर, इंस्पिरेशन ऑफ यूथ, कितने 43 करोड़ लोन्स दिया जाएगा सैनिटेड अंडर द पीएम मुद्रा योजना, ठीक है। सैंक्शंस है यहाँ पर, ये सैंक्शंस किए गए हैं। कहाँ पर सैंक्शंस किया गया है, अंडर मुद्रा योजना। पीएम मुद्रा योजना है, मुद्रा की आप मुझे क्या
फुल फॉर्म है वो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपको एग्जाम में भी कई बार बनाई गई है, पूछी गई है ये, तो आप मुझे इसे बताएंगे। यहाँ पर कितना किया गया है, 43 करोड़ लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा मुद्रा योजना में, जिससे कि हर कोई एक तरीके से क्या किया जाता है, यूथ अपना एंटरप्रेन्योर शुरू कर सके, अपना छोटा मोटा काम जो भी उसको लगता है उसको वो लोन प्रोवाइड करा सकता है अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर ये भी बात है कि 7 IIT खोले जाएंगे, किस चीज़ के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। 15 एम्स बनाए गए और 7 IIM, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए IIM होता है। और उसी तरीके से 7 IIM और 16 ट्रिपल IIT, ओके, ट्रिपल IIT, ये सब यहाँ पर यूथ के लिए स्पेशली प्रोविजंस मतलब किए गए हैं सरकार के द्वारा। ये बताया उन्होंने अपने, क्योंकि सरकार क्या करती है, सरकार अपने इनिशिएटिव्स बताती है कि हमने उस टाइम पर क्या क्या काम किए। यहाँ पर एक और पढ़ाती हूँ मैं आपको, गरीब कल्याण, ठीक है, गरीब कल्याण देश का कल्याण। अगर गरीब का कल्याण होता है तो क्या होता है, जब गरीब का कल्याण होगा तो देश का कल्याण होगा ना, कि गरीबों को पैसा मिलेगा जिस तरीके से, तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगी तो उनका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, और स्टैंडर्ड बढ़ने पर देश का भी स्टैंडर्ड बढ़ता है। तो यहाँ पर इन्होंने वो चलाया हुआ है, गरीब कल्याण देश का कल्याण। क्या है इसमें गरीब कल्याण देश के कल्याण में, 25 करोड़ पीपल्स मूव आउट टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ये क्या किया इन्होंने, क्या बोला है कि हमने इसमें क्या किया गया है कि हमने गरीब का कल्याण देश के कल्याण में 25 करोड़ पीपल्स को मूव आउट किया है, बाहर निकाला है। कहाँ से निकाला है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मतलब जो बहुत अलग अलग तरीके की जिसमें पॉवर्टी है, हर कोई किसी तरीके से वहां पर हर एंगल से उस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से हमने क्या किया है, 25 करोड़ पीपल को बाहर निकाला है। हमने उन पॉवर्टी की जो रेट थी उसको कम किया है। क्रेडिट असिस्टेंट कितने दिया गया है, 78 लाख। कितना, 78 लाख किया गया। किसको, एक हमारी योजना चलाई गई थी PM स्वनिधि। PM स्वनिधि किसके लिए चलाई गई थी, तो वो चलाई गई थी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। उसमें भी क्या किया गया, असिस्टेंट को बढ़ाया गया है, क्रेडिट की गई है। कितनी असिस्टेंट, 78 लाख। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम, एक और योजना है PM जन मन योजना। PM जन मन योजना में अगर हम बात करते हैं तो क्या है, एक मैं बात करती हूँ PVTG में क्या किया जाएगा। PVTG एक टर्मिनोलॉजी है, उसमें है आपका पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए ये योजना चलाई गई है। वनरेबल मतलब बहुत ही ज्यादा जो ट्राइब्स हैं उनका जो बहुत ही ज्यादा गरीब पिछड़ा तबका है उसको प्रमोट करने के लिए ये हम इस योजना में ध्यान दिया जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें उनके लिए बहुत ज्यादा सुविधाएं और एक तरीके से प्रिविलेजेस दिए गए हैं जिससे कि उनको आगे बढ़ाया जा सके। ये बात हो गई यहाँ पर गरीब वाले, इसमें गरीब का कल्याण देश का कल्याण। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं आगे। सबसे पहले बात करेंगे, अब ये तो मैंने 2-3 टर्मिनोलॉजी आपको बता दी, मेन मतलब स्कीम बता दी। अब हम स्टार्टिंग से इसको पढ़ना शुरू करते हैं, उससे आगे और क्या क्या चीजें हैं देखिएगा। आपका सबसे पहले मेन बात आएगी यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें वो सारे अपने जितना भी उनका टाइम पीरियड था उसके जो भी उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, अपनी उपलब्धि की है उसको बताया जाता है। तो इंटरिम बजट्स में हम बात करते हैं, जैसे कि सपोज करो आपने घर से कुछ पैसे लिए, ठीक है, 1000 रुपये लेके आप मार्केट गए, और मार्केट में लेके आप सामान घर आते हैं, मार्केट से सामान लेके जब घर जाते हैं तो घर वाले पूछते हैं ना कि किस चीज मतलब कितने पैसे की क्या क्या चीजें लाए हो। तो जब आप पूरा ब्यौरा देते हो ना, इसी तरीके से सरकार भी अपना पूरा ब्यौरा देती है, इतना पैसा हमने उधार लिया, इतना पैसा हमने खर्च किया, इस काम से पैसा हम इस जगह से हमने पैसा उधार लिया था, इस जगह हमने इसका इन्वेस्टमेंट किया, और अगर हम आगे सब पावर में आएंगे हम इस पैसे को इस तरीके से और यूज करेंगे। ये सब चीजें बताई जाती है इंटरिम बजट में। तो इंटरिम बजट में रुपीज कम्स फ्रॉम एंड रुपीज गोज टू, कहाँ से हमने पैसा लिया, कोई ऐसा तो है नहीं पैसा सरकार मतलब कहीं से भी ऐसे ले लेगी। हर चीज का एक ब्यौरा होता है, हर चीज की एक लिमिट होती है। ये देखेंगे हम इस इमेज से, रुपीज कम्स फ्रॉम, पैसा आया कहाँ पे, आया कहाँ से सरकार के पास, और पैसा सरकार ने कहाँ पर आपका यूज किया है। तो रुपीज कम्स फ्रॉम, रुपीज कहाँ से फ्रॉम किए गए ये देखेंगे। सबसे पहले रुपीज कम्स फ्रॉम, सबसे पहले अगर बात करें सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज कहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों को, हमने जो सबसे ज्यादा पैसा लिया है बोरो करके, उधार लेके, बोरो, ठीक है। बोरो का आर्टिकल कहाँ पर है ये भी आप मुझे बताएंगे कि सरकार बोरो कर सकती है या नहीं कर सकती, आर्टिकल आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बोरोइंग से हमारा कितना आया है,
28%, 28% हमने बोरो किया है। बोरो मतलब उधार लेना, ऐसा नहीं कि हम ही उधार लेते हैं, सरकार भी उधार लेती है, ठीक है। बोरो किया 28%, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। नेक्स्ट बात करेंगे हम, उसके बाद अगर कोई मेन चीज है हमारा इनकम टैक्स। मैं इसको बता रही हूँ, जैसे जैसे हमने ज्यादा पैसा लिया, फर्स्ट नंबर पर बोरो किया, उधार किया, और जब हम हमारे लोगों की आय बढ़ रही है, लोग डेवलप हो रहे हैं, तो टैक्स भी तो सबसे ज्यादा देंगे ना। उसके बाद दूसरा नंबर आता है इनकम टैक्स का परसेंटेज का। इनकम टैक्स से पैसा ज्यादा आया सरकार को। सेकंड नंबर पर कितना, 19%। 19% कहां से लिया गया, इनकम टैक्स से। 28% बोरो एंड, अब ये आपको समझने वाली चीज है। अब तक तो मैंने आपको आसान आसान चीजें बताई, अब आपको बिल्कुल अच्छे से चीजों को समझनी है, ओके। तो 28% मैंने बोरो बता दिया और अदर लाइबिलिटीज हो गई। इनकम टैक्स से 19% हो गया। उसके बाद आता जीएसटी। थर्ड नंबर पे क्या आएगा आपका, थर्ड नंबर पे मैं यहां लिख देती हूँ, थर्ड नंबर पे आएगा जीएसटी। जीएसटी से कितना लिया गया, जीएसटी में और भी सब आ जाते हैं, तो 18%। ओके, 18% हिस्सा सरकार ने जीएसटी से कवर किया है, 18% जीएसटी। उसके बाद आता है, जैसे जीएसटी हो गया सभी टैक्स का, उस तरीके से कॉर्पोरेट कंपनी देती है तो वो कॉर्पोरेशन टैक्स में आ जाता है। फोर्थ नंबर पर आ गया आपका कॉर्पोरेशन टैक्स, जिसमें हमारा हुआ है कितना परसेंटेज, कॉर्पोरेशन से 17%, 17%, ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारा आएगा नॉन टैक्स रिसिप्ट जो होती हैं, उसमें हमारा 7% है, और यूनियन की अपनी एक्साइज ड्यूटी होती है, उसमें से भी पैसा सरकार लेती है एक्साइज ड्यूटी का, तो वो कितना परसेंट है, 5% है। और अगर हम बात करें कस्टम्स का, 4% है, और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट जो होती हैं वो आपका 1% है। इस पर आपसे अगर कोई पैसे तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए सबसे ज्यादा पैसा बोरो करने से आया, दूसरा इनकम टैक्स से आया, तीसरा हमारा कहां से आया था, जीएसटी से आया था। ये तो इस प्रकार से पैसा हो गया किसका, सरकार के पास आने वाला, कि आया कहां कहां से, कम्स फ्रॉम। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूं कि अब इन्वेस्ट कहां कहां पे किया, ठीक है। तो एक बार बताओ, जब आप किसी से पैसा उधार लेते हो और जब आपके पास पैसा आता है, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है जिसका हमारे पास उधार है उसका पे कर दे, और अपनी जरूरतें चाहे हम बाद में पूरा करेंगे। पे करने की जिम्मेदारी हमारी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, नहीं होती है, होती है, कि हम पहले अपना पे कर दें। जिसका भी उधारी है, कि किसी का हमारे पास उधार का पैसा ना बचे, हम पे किसी की जिम्मेदारी ना बचे। तो जैसे ही पैसा सरकार कमाती है तो पे भी कहाँ करेगी, क्योंकि अब हम बात करें रुपीज गोज टू, पैसा गया कहाँ पे, तो कितना इंटरेस्ट पेमेंट, कितना सबसे ज्यादा हम बात करेंगे 20%। अब पे भी तो करेंगे ना, जब आपने उधार लिया है तो उधार भी तो देंगे, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया। दूसरा स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज जो आते हैं, हमारा स्टेट शेयर करती है, वो भी 20% है यहाँ पर। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम आती है एक आपकी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम कैसी होती है, जिस पर सरकार, सेंटर का ही ज्यादा जिम्मेदारी होती है, सेंटर ने वो स्कीम चलाई होती है, उसमें सरकार 16% अपना खर्च करती है। उसके बाद डिफेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताने वाली हूँ आपको। डिफेंस से पहले अदर एक्सपेंडिचर में बता देती हूँ। अदर एक्सपेंडिचर कितना है, 9%। अदर एक्सपेंडिचर, अदर खर्चे हमारे 9% हो गए, ठीक है। स्टेट में शेयर बता दिया, टैक्स 20% हो गए, और ये भी बता दिया इंटरेस्ट पेमेंट 20% सबसे ज्यादा यहाँ पर हम बात कर लें। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में मैंने 16% बता दिया आपको अमाउंट, और फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर जो होते हैं वो 8% है। अब ये आपको याद रखने वाली बात है, ये तो ऐसे ही है। डिफेंस, क्योंकि एक बताओ, किसी भी देश की सुरक्षा उसकी आर्मी पर डिपेंड करती है। अगर वो खुद मजबूत नहीं होगा तो क्या देश मजबूत होगा, नहीं ना। तो इसलिए डिफेंस पर ज्यादा है, क्योंकि हम, आप देख रहे हो, पहले तो यही था कि लैंड, मतलब एक तरीके से लैंड से ही जो हमें, मतलब दुश्मनों की थी, हाँ लैंड से टच जो है वहां से। लेकिन अब आप देख रहे हो मालदीव में, इन सब में, या मतलब हमारी हर चारों तरफ से एक तरीके से क्या है, खतरा उत्पन्न हो रहा है, कहीं से कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें इंटरनल अपने आप को मजबूत बनाना होगा, अपनी सेना को मजबूत बनाना होगा, कि कहीं से कुछ भी हो, हम अपनी सेना को इतना मजबूत रखेंगे कि वो जिससे कि लड़ सके अच्छे से और हमारी रक्षा कर सके। तो डिफेंस में बहुत बड़ा एक तरीके से परसेंटेज है जो इन्वेस्ट किया जाएगा, 8%। सब्सिडीज में 6% है। सेंट्रली जो स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, जो स्टेट में होती है बट उसको सेंटर स्पॉन्सर करता है, उसमें 8% होता है। यहाँ पर एक तरीके से इनका सरकार का पैसा जाता है। ये मैंने आपको बता दी है मेन चीजें, कि सेंटर का पैसा कहाँ से आया सरकार का, और सरकार का पैसा कहाँ से गया। आई थिंक यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होगी। बहुत आसान चीजों, आसान भाषा में आपको मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, कि आपको इसके बारे में कंसेप्ट समझ में आ जाए बस।
उसके बाद एक बहुत बड़ा पॉइंट है वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, सरकार का बहुत बड़ा एक तरीके से विशेष जोर है कि वुमेन एम्पावरमेंट पर फोकस किया जाए। तो एक तरीके हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, तो मोमेंटम इन एम्पावरिंग वुमेन्स, इसमें ज्यादा फोकस किया जा रहा है सरकार के द्वारा। एक 30 करोड़ मुद्रा योजना, मुद्रा की फिर से बात आ गई, आपको फुल फॉर्म बतानी है। 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स प्रोवाइड, मुद्रा लोन प्रोवाइड कराया जाएगा किसको? वुमेन्स को, वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, किस चीज के लिए? कि जिससे कि वो इंडिपेंडेंट होकर अपना एंटरप्रेन्योर शुरू कर सके, कोई भी काम जिसका उसमें अंदर स्किल है या जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसको वो करना चाहती है। लोन प्रोवाइड किया जाएगा सरकार के द्वारा 30 करोड़। अब हम बात करेंगे, सरकार ने बताया कि हमारी एक और उपलब्धि है, वो क्या है? हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़ा है वुमेन का। क्या हुआ है? एनरोलमेंट बढ़ा है वुमेन का, इंक्रीज हुआ है 28% इन 10 ईयर्स। 10 साल में 28% वुमेन का एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन बढ़ा है। ये सरकार इसको अपनी उपलब्धि बता रही है कि हमने इस तरीके से लोगों तक पहुंचाया है एजुकेशन को, यहाँ पर परसेंटेज लोगों का वुमेन्स का बढ़ा है। उसके बाद एक आता है स्टेम। स्टेम आपको पता होना चाहिए, स्टेम क्या है? ये चर्चा में भी रहा है, बहुत बार पहले भी पढ़ा है हमने इसको। स्टेम देखो क्या होता था, ये शुरू में ये था कि हमने भी देखा कि गांव में ये इन सब में क्या था, मैथ लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, मैथ साइंस इसमें नहीं दिया जाता था। लड़कियों के लिए बस एक ही होती थी, वो थी होम साइंस या आर्ट साइड, जो इसमें सब चीज़ें हमारी आती थी। उसमें ये साइंस हुआ, इंजीनियरिंग हुई, इनमें कम उनके लिए क्लास ही नहीं होती थी, वहाँ तक उन तक वो एजुकेशन पहुँचती ही नहीं थी। बहुत टाइम तक ये सब चीज़ें होती रही थी। फिर सरकार ने इस पर विशेष जोर दिया है कि लड़कियाँ अब इस फील्ड में भी अपना पार्टिसिपेट करेंगी, स्टेम में भी, और स्टेम में पार्टिसिपेट बढ़ा है। अब लड़कियों ने इसमें भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। कितना परसेंटेज बढ़ा है स्टेम में? 43%। ओके, एनरोलमेंट कितना हुआ है स्टेम में? 43% स्टेम में पार्टिसिपेशन बढ़ा है वुमेन का। स्टेम बोले तो एस से हो जाएगा साइंस, ठीक है, टी से हो जाएगा आपका टेक्नोलॉजी, ई से हो जाएगा इंजीनियरिंग, एम से हो जाएगा मैथमेटिक्स। ठीक है, इस तरीके से कि ये नहीं कि सिर्फ एक ही आर्ट साइड है या इसमें साइंस वगैरह वो सोशल साइंस है, आपको इसी पे पढ़ाई करनी है, नहीं, आपको इन फील्ड में भी अपना एजुकेशन को बेटर बनाना है। और इसमें 43% हमारा एम्पावरमेंट बढ़ा भी है। ओके, यहाँ तक बात हो गई हमारी वुमेन एम्पावरमेंट की। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, हेल्थ को लेकर के। सबसे बड़ा इशू रहा है पिछले कुछ टाइम में, जब से कोविड आया है, हेल्थ का, और जिसपे सरकार ने अपना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से लोगों तक, अपने देश में भी और बाहर लोगों तक भी असिस्टेंट्स, मेडिकल असिस्टेंट पहुंचाई है। हाँ, मिसमैनेजमेंट हो जाता है, इतनी बड़ी उसके लिए कोई तैयार नहीं होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, बट फिर भी हर तरीके से वो चीज़ें की गई हैं, बहुत अच्छे से किया गया था। दुनिया ने हमारा इस तरीके से बात मानी थी कि हाँ, भारत ने इस चीज़ को इतने अच्छे से निपटाया है, इतने अच्छे से संभाला है, और लोगों बाहर तक भी हमने उसकी मदद प्रोवाइड कराई है लोगों तक। आयुष्मान भारत में जो देखो, आयुष्मान भारत स्कीम है ना, जो मैं इसको बात को लिख लेना, जो मैं स्कीम बता रही हूँ ना, उसको अलग लिख लो और उसको बाद में गूगल से या कैसे भी करके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना, जिससे कि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत ना हो। आयुष्मान भारत में भी एक्सटेंशन किया है, जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसमें भी क्या किया गया? एक्सटेंशन किया गया। इसमें बोला गया कि जो आशा वर्कर्स होती हैं, जो आपका आंगनवाड़ी वाली होती हैं, और या आपका कोई वर्कर्स एंड उनके हेल्पर्स होते हैं ना, उनको भी यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, उसका एक्सटेंशन बढ़ाया गया है। एक होता है सबका एक सपना होता है अपना एक घर हो, ठीक है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। तो यहाँ पे यही है कि मिडिल क्लास के पास भी क्या होना चाहिए? हाउस होना चाहिए, उनका अपना सपना कि उनका घर हो, वो भी चीज़ होनी चाहिए। ओके, लॉन्चिंग अ स्कीम टू फैसिलिटेट मिडिल क्लास होम ओनरशिप फॉर दीज इन स्लम्स और रेंटेड हाउस, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, जो रेंट के घर में रह रहे हैं, जिनके पास अपना ठिकाना नहीं है, अपना घर नहीं है, उनके पास अपना घर हो, इसके लिए भी सरकार ने क्या किया है? असिस्टेंस प्रोवाइड कराई है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे हम। कमिटी सेटअप की गई थी स्टैब्लिश करने के लिए मेडिकल कॉलेजेस जिसके बारे में फ्री सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, हेल्थ में आप गर्ल्स कौन सी एज तक की? 9 to 14, जो अगर होंगी 9 से 14 साल तक की कोई लड़की होगी, अगर वो एक तरीके से सर्वाइकल कैंसर की पेशेंट है, तो उसको फ्री इलाज वहाँ पर दिया जाए। यह बात हमने यहाँ पर पढ़ी है।
सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2 ये पोषण वगैरह सब स्कीम है ये सारी की सारी, ये स्कीम्स में आपका सरकार ने चलाई हुई थी। टू बी एक्सपीडिएट फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन, डिलेड अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड डेवलपमेंट। ये सक्षम आंगनवाड़ी है एक तरीके से पोषण 2.0 था, ये था कि जिसमें जच्चा बच्चा सुरक्षित रह सके, माँ भी और उसका बच्चा भी सुरक्षित रह सके, उनको इतना पोषण या इतना सब कुछ दिलाया जाए कि उनको कोई किसी तरीके की परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। ये तो बात हो गई एक तरीके से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब हमने एक बात करेंगे ट्रिपल तलाक, जो आपका इनका चुनावी मुद्दा भी रहा था बहुत ज़्यादा, और एक ट्रिपल तलाक पर बहुत लंबी बहस भी हुई थी। तो डिग्निटी एंड लीगल रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे तो ट्रिपल तलाक को क्या किया गया है, आपका ट्रिपल तलाक को बैन करने के बाद सरकार ने बोला कि हमने वुमेन्स की क्या किया है, डिग्निटी को बचाया है और डिग्निफाई लाइफ जीने के लिए उनको प्रमोट किया है। ठीक है, मेकिंग ट्रिपल तलाक इलीगल एंड प्रमोटिंग वुमेन्स डिग्निटी। हमने ट्रिपल तलाक को बैन करके क्या किया है, वुमेन्स की डिग्निटी को प्रमोट किया है। नेक्स्ट देखेंगे रीजनल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें क्या किया गया, रीजनल डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस में अगर हम बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को बांटा है। कैसे कैसे बांटा वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होता है जिसका एक तरीके से जहां पर क्या करती है गवर्नमेंट रेडी होती है टू असिस्ट स्टेट्स इन द फास्टर डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स, कि अब हमें यहाँ पर बहुत जल्दी ये स्पेसिफिक कैटेगराइज कर लिया जाता है कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है इस डिस्ट्रिक्ट में, इस ब्लॉक में, वहाँ पर पैसा प्रोवाइड कराना है, असिस्टेंस प्रोवाइड करानी है और उसका बहुत जल्दी करके डेवलपमेंट करना है और उसको एक डेवलप स्टेट या डेवलप ब्लॉक में नाम करना है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में। सोशल जस्टिस की अप्रोच आपको पता ही है। सोशल जस्टिस अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया हुआ है, एक स्लोगन दिया हुआ है, विकसित भारत @2047 2047। 2047 क्यों? क्योंकि हम 1947 में आज़ाद हुए थे और तब तक हमारे क्या हो जाएंगे, 100 साल पूरे हो जाएंगे। उसी को प्रमोट कर, उसी को ध्यान रखते हुए क्या किया गया है, एक विकास मंत्र दिया है। कैसा विकास मंत्र है कि सबका साथ होगा, सबका विकास होगा और इस बात पर सबका विश्वास भी होगा। ठीक है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इन्होंने बोला है, मंत्र दिया है यहाँ पर कि हम इस पर काम करेंगे। ओके, और आगे आगे 2047 तक हम अपने भारत को विकसित बनाने का पूरा पुरजोर मतलब कोशिश करेंगे हर तरीके से। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर ये बात हो गई shifting from a political slogan to an effective governance model focusing on outcomes and system inequalities। यही बात करता है कि हम inequalities को खत्म करेंगे और प्रमोट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो आपका इम्प्रूवमेंट जो भी हो लोगों तक वो बात पहुंचे, बस जिससे कि डेवलपमेंट हो। इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में देखेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में देखेंगे कि एक्सपेंशन है आपकी नैनो डीएपी, एक वो स्कीम थी जिसमें क्या किया गया था, वेरियस क्रॉप्स इन ऑल एग्रीकल्चर्स क्लाइमेट जोन से एक तरीके से यहाँ पर स्कीम्स को बढ़ाया गया था कि जिससे जो भी स्कीम है आपकी क्रॉप्स जो है उन तक वो प्रॉपर तरीके से जो उसकी रिक्वायरमेंट से जरूरत है वो आपका पूरा हो सके। जीएसटी कंट्रीब्यूटिंग टू वन नेशन, जीएसटी कंट्रीब्यूट करेगी वन नेशन वन मार्केट एंड वन टैक्स। जीएसटी जो अलग अलग टैक्स लिया जाता था अब जीएसटी में हो गया, तो जिससे कि एक जगह होकर के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और क्या हो सके, एक नेशन में एक मार्केट होगी और एक ही टैक्स होगा, जो भी यहाँ पर पैसा दिया जाएगा वो एक इसके थ्रू ही दिया जाएगा। रिवाइज टैक्स स्लैब में कोई इंप्रूवमेंट मतलब कोई अलग चेंज नहीं हुआ है, जो ऑलरेडी बजट में हम पढ़ चुके हैं पहले वही है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद देखेंगे डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, योजनाएं आ रही है, इन योजनाओं को ध्यान रखना, इनको आपको तैयार करना है हर हाल में। एक योजना है आपकी मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य संपदा योजना एक्सपेंशन टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीजिंग अर्निंग। मत्स्य संपदा योजना में इन्होंने डेवलपमेंट, हमने ये बोल रहे हैं कि हमने ये इनिशिएटिव चलाया था कि एक्सपेंशन हो सके और जनरेट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार, और ज़्यादा से ज़्यादा जब रोजगार होगा तो लोगों की अर्निंग्स भी क्या होगी, लोगों की अर्निंग्स भी वहाँ पर बढ़ेगी। ओके, पीएम आवास योजना, रूरल आवास योजना जो है आपका, डेस्पाइट कोविड चैलेंज डस अचीविंग द टारगेट। यहाँ पर डेस्पाइट कोविड चैलेंज को अलग करके इतना मतलब कोविड चैलेंजेस को भी निपटाते हुए हमने क्या सपना देखा है कि डस्ट टू अचीविंग द टारगेट 3 करोड़ हाउसेज क्या प्रोवाइड किया है इन्होंने, अचीव किया है, मतलब प्रोवाइड कराया है 3 करोड़ घर लोगों को कोविड के होने के बावजूद भी, उससे निपटने के बावजूद भी।
2 करोड़ हाउसेज आर प्लान्ड इन नेक्स्ट 5 ईयर। देखो दे दिया ना ये नेक्स्ट 5 ईयर कि आप अगर हमें सरकार में लाओगे तो हम 5 साल में फिर से तुम्हें कितना घर प्रोवाइड कराएंगे, 2 करोड़, 2 करोड़ हाउस फिर प्रोवाइड वहां पर कराए जाएंगे। ग्लोबल ट्रेड कॉरिडोर्स इन इंडिया, देखो ग्लोबल ट्रेड कॉरिडोर इंडिया की बाद में बात करेंगे। यूएस, यूरोप, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर सीन एज अ पोटेंशियल गेटवे फॉर वर्ल्ड ट्रेड। ये हमने बहुत न्यूज में भी पढ़ा था कि ग्लोबल ट्रेड कॉरिडोर्स को क्या करेगा, इंडिया का एक स्टैंडर्ड बढ़ेगा। हमने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसको बनाने में, इसको करने में कर रहे हैं काम। तो क्या है, हमारा दुनिया में एक तरीके से डेवलपमेंट होगा और एक हमारा स्टैंड लोगों के सामने आएगा, लोगों तक पहुंच होगी जो एक तरीके से, और जो लोगों तक हमारा ट्रेड का पहुंचाना और ट्रेड करना, मतलब ट्रेड करना आसान हो जाएगा। ठीक है, कि गेटवे वे फॉर वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड के लिए हमारे भारत का एक तरीके से रास्ता खुल जाएगा। ग्लोबल लीडरशिप में बहुत चर्चा में रहने वाली मीटिंग G20 किसने होस्ट की थी, हमने होस्ट की थी, भारत ने होस्ट की थी। ठीक है, हम प्रेसिडेंसी हमने की थी इसकी। तो 60 प्लेस पे किया, प्रेजेंटिंग डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया टू ग्लोबल ऑडियंस। G20 हुआ, G20 की हमने 60 जगह पर 60 मीटिंग कराई थी। जब एक 60 जगह मीटिंग हुई तो वहाँ पर जहाँ जहाँ पर हुई वहाँ पर बहुत अच्छे से डेवलपमेंट किया गया, और उन जगह को जब लोग वहाँ पर आए सभी देशों के, तो और लोगों तक वहाँ पर उसकी ऑडियंस को पहुँचाया, मतलब लोगों तक पहुँचाया कि यहाँ पे इतना डेवलपमेंट है, और उसकी पहचान आगे तक बढ़ाई। ये अपना अचीवमेंट हम सबसे बड़ा मानते हैं, सरकार का ये कहना है। पेंडेमिक रेस्पॉन्स कहते हैं कि हमने इतना बड़ा रेस्पॉन्स, जो मतलब पेंडेमिक आया था जिसमें पूरे दुनिया को हिला दिया था, या दुनिया को पूरा नुकसान पहुंचाया था, उसमें भी हमने अपना रेस्पॉन्स इतना अच्छा दिया कि हमने अपने लोगों तक वैक्सीन खुद बनाई और खुद प्रोवाइड कराई, वैक्सीन प्रोवाइड कराई, और जितना हॉस्पिटल से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी हो सकता था ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराया, और अपने देश के साथ साथ में और दूसरे देशों तक भी हमने वो असिस्टेंस पहुँचाई। इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप्स, ये गेम चेंजर रहेगा। इन्होंने बोला कि जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना इंडिया और मिडल ईस्ट यूरोप का, वो इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, एक तरीके से स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक गेम चेंजर। गेम चेंजर के बारे में अब हम बात करेंगे, एक्साइटमेंट इकोनॉमिक के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में देखेंगे हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक वेंचर्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू क्रिएट एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जो ये आपका इलेक्ट्रिक वेंचर्स है, ये बोला कि जो चार्जिंग मतलब आपका ई व्हीकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू क्रिएट एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जब हम ई व्हीकल्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ठीक है, उससे रोजगार मिलेगा यहाँ पर। उसी तरीके से सोलराइजेशन के बारे में बात करेंगे, 61 रूफ टॉप सोलराइजेशन की प्रोवाइड कराएंगे, फ्री इलेक्ट्रिसिटी 1 करोड़ हाउस होल्ड्स, ये हाउस होल्ड है, थ्रो रूफ टॉप सोलराइजेशन। एक तरीके से उन्होंने बोला कि हम सोलर सिस्टम पे तो फोकस कर ही रही है सरकार, कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, 1 करोड़ लोगों तक उसका सिस्टम को फ्री एक तरीके से क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा सोलर सिस्टम। एक नई बात हो रही है जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक तरीके से होता है जीडीपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में होता है। बट इन्होंने एक नई टर्मिनोलॉजी दी है जिसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कभी। आप वो वाली फुल फॉर्म तो है ही, लेकिन अभी सरकार ने कौन सी दी है वो आपको पता होनी चाहिए। जीडीपी, जी से बोले तो गवर्नेंस, ज़्यादा से ज़्यादा रूल हो, ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सरकार का, और सरकार डेवलप करे, और उस डेवलपमेंट मतलब क्या हो, पी से परफॉर्मेंस, गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस के सिद्धांत पर सरकार काम करेगी। और जीडीपी की इस तरीके से उन्होंने नई बात, परिभाषा, नई टर्मिनोलॉजी दी है। उसके बाद पढ़ने वाले हम टूरिज्म। टूरिज्म ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में रहा है। मालदीव से डिस्प्यूट होने के बाद आपने देखा है कि बहुत लंबा वो सब चीज़ें चली हैं। तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ टूरिज्म। ठीक है, टूरिज्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर बात आती है कि डोमेस्टिक टूरिज्म प्रोजेक्ट्स फॉर पोर्ट कनेक्टिविटी, tourism, infrastructure, amenities planned for islands including लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का नाम स्पेशली क्यों लिया गया होगा आप लोग जानते होंगे, क्योंकि बहुत लंबे से समय चला हुआ आ रहा है। मालदीव से कंट्रोवर्सी हुई है, तब से लक्षद्वीप पर ज़्यादा फोकस हो रहा है उस चीज़ को लेकर के। और मालदीव में इससे सिस्टम को भी मतलब क्या हुआ है कि हाँ, काफ़ी कंट्रोवर्सी तब से लगातार अब तक चली आ रही है, इसलिए स्पेशली यहाँ पर लक्षद्वीप का नाम लिया गया है। वैसे सभी जितने भी हमारे आइलैंड्स हैं उन पर एक तरीके से बोला गया कि हम अपने भारत को प्रमोट करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट इंडिया में करेंगे, हम हर तरीके की जो भी सुविधाएं हैं, एमिनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड कराएंगे। और
एफडीआई की एक नई बात आई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसकी अलग वो है टर्मिनोलॉजी, लेकिन यहाँ पर एफडीआई का मतलब क्या बोला है इन्होंने, सरकार ने, ये दोनों टर्मिनोलॉजी नई यूज हुई है, इस प्रकार से आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया, कहाँ करेंगे हम सबसे पहले डेवलपमेंट? भारत में करेंगे, इंडिया में करेंगे, फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया। और लक्षद्वीप के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा भी रही है इस बात को लेकर के, तो लक्षद्वीप के यहाँ पर बात की गई है। आगे देखेंगे यहाँ पर एक तरीके से इकोनॉमिक अचीवमेंट्स, एफडीआई इन्फ्लुएंस के बारे में बात करें तो हम कि एफडीआई इन्फ्लुएंस स्टैंड एज डॉलर कितना 596 बिलियन, ट्वाइस मोर देन 2014 से 15 तक। एफडीआई जो बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में कि उसमें भी हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है, हमने जो किया है उसमें भी एक तरीके से बढ़ोतरी हुई है। कितनी? 596 बिलियन डॉलर, जो आपका 2014-15 से 2 गुना है। ठीक है, 2014-15 से ज़्यादा है इस तरीके का जो हमारा इन्वेस्टमेंट किया गया है। फिशरीज स्कीम्स है जो एम है एट रीचिंग द टारगेट ऑफ INR 1 लाख करोड़ एक्सपोर्ट्स। फिशरिंग स्कीम का अगर हम बात करें, फिशरीज स्कीम में अगर बात करते हैं तो वहाँ पर क्या एम रखा गया है कि 1 लाख करोड़ एक्सपोर्ट्स हम चीज़ें वहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा टारगेट रखा गया है। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरा जो भी एक तरीके से हमने इंटरिम बजट में मेन बात पढ़नी थी वो पढ़ ली है। ये गरीब कल्याण, देश का कल्याण पढ़ा चुकी हूँ, और ये एम्पावरिंग द यूथ और एलोकेशन इन मेजर्स स्कीम्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इस प्रकार से आपका कंप्लीट होता है जो मेन हमने इंटरिम बजट में पॉइंट्स पढ़े थे। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर आपको करना है, और आपको सब्सक्राइब भी करना है हमारा चैनल टारगेट फॉर IQ। थैंक यू सो मच।